और आइए विकट जिंदगी में बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी का मुख्यमंत्री बनने के 10 दिन बाद योगी आदित्यनाथ आज चैत्र नवरात्र के शुभ अवसर पर सीएम आवास में प्रवेश करेंगे। सुबह गृह प्रवेश और पूजा अर्चना के दौरान 5 कालिदास मार्ग में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कराया जाएगा। इसके साथ ही आज शाम को योगी का बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम है। साथ ही 7:30 बजे सभी विधायकों और मंत्रियों के लिए फलाहार पार्टी का आयोजन किया गया है। नवरात्र के मौके पर व्रत रखने वाले लोगों के लिए फल और बाकी लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम होगा। अधिकारी इस कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गए हैं। गृह प्रवेश पूजा अर्चना के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी होगा। योगी आदित्यनाथ के 5 कालिदास आवास में शाम में बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे और फलाहार की पार्टी आज देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम हाउस में योगी का प्रवेश आज होगा। आपको बता दें कि काफ़ी पूजा पाठ कराया गया था। जब सीएम आवास की बात की गई थी उससे पहले अभिषेक भी कराया गया था। तमाम ब्राह्मणों को, पंडितों को बुला के मुख्यमंत्री आवास का पूजन कराने के बाद शुरुआत में नेम प्लेट को भी बदला गया। शुरुआत में आदित्यनाथ योगी नेम प्लेट लगाई गई थी, लेकिन जो अभी आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ ये नेम प्लेट उसके बाद फिर बाद में लगाई गई। और शुभ मुहूर्त, एक अच्छे मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा था और उम्मीद लगाई जा रही थी कि नवरात्रि में सीएम योगी आदित्यनाथ इस आवास में गृह प्रवेश यहाँ कर सकते हैं और ऐसा ही आज होने जा रहा है। आज पूजा अर्चना के साथ गृह प्रवेश करेंगे। उससे पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ भी होगा। नवरात्र का मौका है, ऐसे में मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री आवास में सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रवेश करेंगे। तो सीएम हाउस में योगी का प्रवेश आज होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो नेम प्लेट आप देख रहे हैं इसको कल ही यहां पर बदलवाया गया है और एक अच्छे मुहूर्त का यहां पर इंतजार किया जा रहा था। और मुख्यमंत्री आवास की बात की जाए, मुख्यमंत्री आवास की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री आवास में काफी पूजा अर्चना करने के बाद, जलाभिषेक करने के बाद दूध से शुद्धिकरण किया गया था मुख्यमंत्री आवास का। और उसके बाद इस मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करने की बात यहां पर कही जा रही है। अनामिका हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई हैं। अनामिका, क्या कुछ तैयारियां गृह प्रवेश को लेकर की गई हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से? देखिए हिमांशु, वैसे तो 19 मार्च को शपथ ग्रहण के बाद ही आदित्यनाथ योगी को जो 5 कालिदास आवास है मुख्यमंत्री का सरकारी आवास, वहां पे शिफ्ट होना था। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी अब तक वीवीआईपी गेस्ट हाउस में रह रहे हैं और गोरखनाथ धाम से तमाम पुजारी आए थे 5 केडी की शुद्धिकरण के लिए। और अगर बात की जाए वहां पे पूजा पाठ की, तो पूजा पाठ वहां पे हो चुकी है, शुद्धिकरण हो चुका है, हवन हो चुका है। आज का दिन चूंकि आदित्यनाथ योगी पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास करते हैं और हर चीज का वो सही मुहूर्त निकालते हैं, इसके बाद ही वो उस काम को करते हैं। तो आज का मुहूर्त, चूंकि नवरात्र का आज पहला दिन है, आज के दिन शिफ्ट होने की बात यहाँ पर कही जा रही है। हालांकि जो समय है अभी वो निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन आज ही आदित्यनाथ योगी अपने नए सरकारी आवास में शिफ्ट होंगे। साथ ही साथ एक नई प्रथा की शुरुआत भी हो रही है आज से, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि नवरात्र के मौके पर फलहार का जो कार्यक्रम है वो रखा जाए। लेकिन सरकारी आवास पर, चूंकि आज मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास में जा रहे हैं, तो एक मीटिंग के तौर पर भी, कार्यक्रम के तौर पर भी, मेल मुलाकात के तौर पर भी और पहली बार उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों को, नेताओं को 5 केडी आवास पर बुलाया है। इस लिहाज से आज फलहार का कार्यक्रम रखा गया है 5 कालिदास आवास पर। तो मुख्यमंत्री एक तरफ आज अपने सरकारी आवास में शिफ्ट हो रहे हैं, जहां से वो सारे कामकाज करेंगे। चूंकि अब तक वो वीवीआईपी गेस्ट हाउस पे रह रहे थे, सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी, सारे कैबिनेट मंत्री, नेता वीवीआईपी गेस्ट हाउस पे जाकर के अपनी फाइलें लेके मूव करा रहे थे। लेकिन चूंकि अब सरकारी आवास पे शिफ्ट हो जाएंगे आदित्यनाथ, तो पूरी सरकार जो है वो कम से कम कह सकते हैं कि 5 केडी से चलेगी, अपनी सरकारी आवास से चलेगी। और जो मिलने वाले लोग हैं खास तौर पर वो 5 केडी पर ही जाके उनसे मेल मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ आज मंत्रियों को, राज्य मंत्रियों को और तमाम जो उनकी बीजेपी के लीडर्स हैं उनको आज डिनर देने की बात भी की जा रही है आदित्यनाथ योगी की ओर से। तो आज का दिन वैसे तो बहुत खास है हिमांशु। आज से नवरात्र की शुरुआत हो रही है, हिंदू कैलेंडर के मुताबिक नए साल की शुरुआत हो रही है और आज ही के दिन आदित्यनाथ योगी
योगी अपने सरकारी आवास में शिफ्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए अनामिका, हम आपसे लगातार यहाँ पर चर्चा करते रहेंगे और भी कई खबरों पर। लखनऊ में आज बीजेपी की एक अहम बैठक हो रही है। बैठक पार्टी दफ्तर पर करीब 10 बजे से शुरू होगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। बैठक में पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। दरअसल 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है, इसे लेकर 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बार चूंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, लिहाजा स्थापना दिवस इस बार खास होगा और बीजेपी नेता इसे धूमधाम के साथ मनाना चाहते हैं। अनामिका हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अनामिका, किस तरह से ये स्थापना दिवस बीजेपी का मनाया जाएगा? जैसे कि कहा जा रहा है बम्पर जीत मिली है तो काफी धूमधाम के साथ इस बार स्थापना दिवस मनाना चाहते हैं बीजेपी नेता, तो क्या तैयारी की गई है? देखिए, बीजेपी के पास इस वक्त जश्न के कई कारण हैं। अगर देखा जाए तो पूरे देश में या पूरे अगर देखा जाए तो लगभग हर जगह आपको केसरिया रंग दिखाई देगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हुई है बीजेपी की, नई सरकार बन चुकी है बीजेपी की, और ऐसे मौके पर जब पार्टी का स्थापना दिवस करीब है, 6 अप्रैल को है, 6 से 14 अप्रैल पूरे एक सप्ताह इस स्थापना दिवस को मनाने की बात की जा रही है। तो स्ट्रैटेजी क्या होगी बूथ स्तर से लेकर के बड़े लीडर्स के स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करने की, और कैसे नए कार्यकर्ताओं को, नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा, तमाम बातें ऐसी जिसको लेकर आज स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी। आज करीब 10 बजे बीजेपी दफ्तर पर मीटिंग बुलाई गई है। तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रदेश महामंत्री हो, प्रदेश उपाध्यक्ष हो, और तमाम वो लोग आज इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक को संबोधित करेंगे, इस बैठक को लेंगे और जो तैयारी होगी उसकी समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ जो जिम्मेदारियां होंगी बूथ स्तर तक वो तय की जाएंगी। तो एक तरफ तो सरकार बन चुकी है बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में सरकार शुरू हो गई, एक्शन लिए जा रहे हैं, कामकाज किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पार्टी संगठन के लिए जो एक बड़ा मौका है स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करने का, वो भी एक बड़ा मौका है। और देखना भी होगा हिमांशु कि स्थापना दिवस में पीएम मोदी, आदित्यनाथ योगी समेत तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, क्या उनकी भी भागीदारी होती है, क्या कोई बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम होता है जिसको एक बड़ा रूप दिया जाए। और चूंकि जश्न का मौका है, बीजेपी कह चुकी है कि जो कार्यकर्ता है वो विजय उत्सव मनाए, तो क्या इस विजय उत्सव को इस स्थापना दिवस के साथ मर्ज किया जाएगा और क्या धूम धड़ाका होगा या फिर क्या तैयारी होगी? बिल्कुल, क्या धूम धड़ाका होगा ये जरूर देखने वाली बात यहाँ पर होगी कि विजय दिवस को स्थापना दिवस के साथ यहाँ पर मर्ज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अनामिका, आप हमारे साथ बने रहिए। किसानों की कर्ज माफी को लेकर भी हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी को लेकर सरकार में बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के निर्देश पर राज्य के वित्त मंत्री सहित दूसरे मंत्री इस मुद्दे पर अधिकारियों से विचार विमर्श कर रहे हैं। राज्य सरकार केंद्र से कर्ज लेने पर भी विचार कर रही है। माना जा रहा है कि कैबिनेट की पहली बैठक में सरकार इस मामले में महत्वपूर्ण ऐलान कर सकती है। यूपी की योगी सरकार किसानों की कर्ज माफी को लेकर गंभीर है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे बड़े नेताओं ने ऐलान किया था कि राज्य में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो किसानों की ऋण माफी का फैसला कैबिनेट की पहली बैठक में लिया जाएगा। किसानों की कर्ज माफी का करवा के रहूंगा, ये मैं आपको वादा करता। इसी के तहत आज सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के जरिए कहा गया कि किसानों के ऋण माफी के विभिन्न प्रस्तावों पर राज्य सरकार विचार कर रही है। विज्ञप्ति में कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार प्रदेश के वित्त राज्य मंत्री राजेश अग्रवाल राज्य के सभी लघु और सीमांत किसानों के बैंक को ऋण माफी और बजट तैयार करने के लिए लगातार संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। राज्य सरकार इस मामले में केंद्र से कर्ज लेने पर भी विचार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर के बहुत गंभीर हैं और लगातार जो संकल्प पत्र में हमने कहा है वो तमाम विषय बिंदु से पूरे होंगे। संकल्प पत्र में हमने 120 दिन के लिए कहा है कि जो बकाया भुगतान है 120 दिन के अंदर होगा और जो संकल्प पत्र में कहा है वो उसका अक्सर से पालन हो। छोटे और मंझोले किसानों के कर्ज को माफ करने के फैसले से राज्य सरकार पर 36,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा, यानी राज्य की कुल आमदनी का 8% हिस्सा। उधर 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के लागू होने के कारण राज्य पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का अतिरिक्त व्यय भार आ गया है, जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
एपीएन से खास बातचीत में यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि किसानों को कर्ज माफी के लिए अभी इंतजार करना होगा और सरकार इसके लिए होमवर्क कर रही है। चुनाव के दौरान बीजेपी ने कई वादे किए थे, उन वादों में किसानों के लिए भी बहुत कुछ था। अब बीजेपी सत्ता में है और उन वादों को पूरा करने के लिए उसके पास समय। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी हैं। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है सरकार के लिए, किसानों के लिए। सर, सत्ता में आ चुके हैं आप, किसानों के लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी सरकार की? देखिए, एक तो खरीफ, अभी तो रबी की बुआई जो फसल तैयार हो गई है और गेहूं को व्यापक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर खरीदारी इस साल प्रदेश में की जाएगी, जिससे गेहूं उत्पादकों को अच्छा मूल्य मिल सके और जो केंद्र सरकार ने समर्थित मूल्य घोषित किया है उसके अनुसार हम उनका भुगतान करा सकें, उस रेट पर हम क्रय कर सकें। सर, चुनाव के दौरान बीजेपी ने ये बात कही थी कि जब सत्ता में आएगी अगर बीजेपी, तो किसानों की कर्ज माफी के लिए कदम बढ़ाए जाएंगे। सर, उसके लिए क्या कर रही है सरकार? सरकार उधर कदम बढ़ाई हुई है और गंभीरता से हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं और जल्दी उसके बारे में फैसला होगा। सर, करीब अप्रोक्सीमेट कितना कर्ज होगा जो सरकार है और उसके लिए बजट का अलॉटमेंट कहाँ से किया जाएगा? सर, इसी पर तो होमवर्क हो रहा है और बहुत जल्दी निर्णय आएगा। जब आ जाएगा तो आपके सामने होगा। जो पिछली सरकार थी उसमें जो ओलावृष्टि, तमाम जो प्राकृतिक आपदाएं आई थी, उसमें बताया गया कि जो फंड था, जो लोगों को, किसानों को देने की बात कही गई थी, वो किसानों तक पहुंच नहीं पाया। क्या उसकी जांच कराई जाएगी या किसानों को जो नहीं मिल पाया उसके लिए आगे कदम बढ़ाए जाएंगे? आज ही प्रमुख सचिव राजस्व को मैंने कहा है कि इसको जो बकाए हैं उनका तत्काल भुगतान किया जाए और उसके बारे में सरकार गंभीर है। और हमने दोनों जगहों पर, बुंदेलखंड में भी समीक्षा की थी, अपने पूर्वांचल में देवरिया में भी की है और ये निर्देश दिए हैं कि उनका 31 मार्च के पहले उनके खातों में जो है वो पैसा भेज दिया जाए। सर, कैबिनेट मीटिंग, पहली कैबिनेट मीटिंग में कर्ज माफी हो जाएगी? इंतजार करिए और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, तो उसका इंतजार करिए। तो ये है कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी। इनका साफ कहना है कि किसानों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार किसानों के हित के बारे में सोच रही है और तमाम जो फैसले और जो दावे किए गए थे चुनाव के दौरान उसे पूरा किया जाएगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अखंड प्रताप, एपीएन, लखनऊ। अनामिका हमारे साथ हमारी सहयोगी इसी खबर पर जुड़ी हुई हैं। अनामिका, किसानों की कर्ज माफी को लेकर यहां पर बात की जा रही है, सरकार में बैठकों का दौर जारी है, लेकिन जो बात अभी सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री उन्होंने कही कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, होमवर्क यहां पर जारी है। पहली बैठक में ये सारे फैसले लेने की बात कही गई थी, लेकिन अब किस तरह से देखा जा रहा है? जो कहा गया है कि होमवर्क जारी है, थोड़ा सा इंतजार यहां करना होगा। बिल्कुल, देखिए होमवर्क की जरूरत तो है यहाँ पे हिमांशु, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने भी लोक संकल्प पत्र में वादा किया था कि किसानों की कर्ज माफी की जाएगी। अपनी चुनावी सभाओं में अमित शाह हो या फिर तमाम बीजेपी के नेताओं ने भी ये वादा किया कि किसानों की कर्ज माफी की जाएगी। लेकिन चूंकि पहली कैबिनेट की मीटिंग होनी है और उससे पहले होमवर्क, एक बड़ा होमवर्क होना है। सारे प्रस्ताव मंगाए जा रहे हैं कि आखिर कितना खर्च आएगा और अगर लघु और सीमांत सभी किसानों को मिला दिया जाए तो करीब कितना बजट, कितना पैसा, कितनी रकम जो होगी सरकार के हिस्से में आएगी, जो सरकार को देना होगा। और क्या सरकार के खजाने में बाकी इतना पैसा है कि ये भी किसानों की कर्ज माफी की जाए और बाकी तमाम योजनाएं जो है वो भी ना रुके? तो तमाम ऐसे बिंदु है जिस पर विचार किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि करीब 60,000 करोड़ रुपए अभी सरकार को चाहिए अगर वो किसानों की कर्ज माफी की बात कर रही है। तो ऐसे में विचार इस बात पर भी हो रहा है कि अगर यूपी के खजाने से बात न बन पा रही है तो केंद्र से भी होता है सहायता मत। बिल्कुल, तमाम पहलू हैं जहां पर यहाँ पर चर्चा की जरूरत है और यहाँ पर ध्यान देना होगा, और क्योंकि किसानों को इस बात का बेहद इंतजार है कि कब उनके बारे में सोचा जाएगा, कब वो फैसले लिए जाएंगे, कब वो वादे पूरे किए जाएंगे जो पहले चुनावी रैलियों में किए गए थे। शुक्रिया अनामिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश का निजाम बदल चुका है। अब सत्ता बीजेपी के हाथों में है और प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। लेकिन प्रदेश के बड़े स्वरूप होने के साथ साथ यहां पर पिछली सरकार के कार्यकाल में कई बड़े गड़बड़ झाले भी हुए हैं, जिनसे निपटना नई सरकार के लिए आसान नहीं होगा। यूपी में मिशन 2017 की बिसात पर विरोधियों को पटखनी देने के बाद नए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी एक्शन में हैं। मुख्यमंत्री हर रोज नए फैसले भी ले रहे हैं, जबकि अलग अलग महकमों का औचक निरीक्षण भी जारी है। लेकिन पिछली सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में हुए घोटालों से पार पाने की असली चुनौती उन्हें भी समझ में आ गई है। सबसे पहले अगर बात करें तो लखनऊ की जीवनदायिनी गोमती नदी के सौंदर्य में करोड़ों का घोटाला किया गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोमती रिवर फ्रंट का निरीक्षण किया। स्वच्छ और निर्मल गोमती नदी बनाने के नाम पर गड़बड़ी का स्याह रच उनके सामने आ गया। नदी को सुंदर और स्वच्छ बनाने की आड़ में 1427 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन काम अब भी 60% हुआ है। गंदे नालों का पानी अब भी गोमती की सेहत बिगाड़ रहा है। पिछली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आगरा एक्सप्रेसवे ने भी खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन यूपी ईडीए के सीईओ नवनीत सहगल के एक ट्वीट ने पूर्व सरकार के इस प्रोजेक्ट को विवादों में ला दिया। दरअसल यूपी ईडीए के सीईओ ने इस सड़क के प्रति किलोमीटर निर्माण में 30 लाख रुपए खर्च होने की बात बताई। पिछली सरकार में खनन मंत्री गायत्री प्रजापति के कार्यकाल में खनन के जरिए काली कमाई का सिलसिला शुरू हो गया। पूर्वांचल के सोनभद्र से लेकर पश्चिम में सहारनपुर और दक्षिण में बुंदेलखंड तक माफियाओं और सिंडिकेट का एक गठजोड़ बना। जानकारों के मुताबिक हर जिले से सालाना लगभग 4 से 5 हजार करोड़ रुपए के राजस्व की चपत लगती रही। यूपी में खादी ग्रामोद्योग के जरिए लोगों को स्वावलंबी बनाने के साथ उनको रोजगार के लिए प्रशिक्षित करने के लिए नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य 2013 से हो रहा है। पिछली सरकार ने 10 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन बिल्डिंग में महज 30% ही काम हुआ है। इस महकमे से भी घोटाले की गंध आ रही है। यूपी के सरकारी खजाने के 7,000 करोड़ रुपए का हिसाब ही नहीं मिल रहा। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों ने साठगांठ करके इतनी बड़ी रकम का गड़बड़ झाला कर दिया है। इस घोटाले से इस राशि पर मिलने वाले ब्याज के रूप में 450 करोड़ रुपए का भी नुकसान हो रहा है। ये घोटाला प्रदेश में करीब 80 विद्युत सब स्टेशनों के निर्माण के लिए दी गई धनराशि में हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीरी बांटने में होने वाले घपले की कहानी काफी बड़ी है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने पंजीरी के टेंडर के एग्रीमेंट पर रोक लगा दी है। ये 12,000 करोड़ रुपए का ठेका था। पिछली सरकार में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर यादव सिंह का मामला काफी गंभीर है। यादव सिंह पर कई 100 करोड़ रुपए की कमाई का आरोप है। ईडी ने भी यादव सिंह की करीब 20 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। तेज रफ्तार काम कर रही आदित्यनाथ की सरकार से उम्मीद है कि वह इन मामलों की जांच भी करेगी और भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। योगी सरकार और मोदी सरकार उत्तर प्रदेश को 24 घंटे रोशन करने की तैयारी में है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये तैयारी कामयाब हो पाएगी। ये सवाल क्यों उठ रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के योगी राज में 24 घंटे देने बिजली की तैयारी चल रही है। केंद्र और राज्य के ऊर्जा मंत्री एक्शन में दिख रहे हैं। मैराथन बैठक के साथ रोड मैप तैयार करने में लगे हैं। लेकिन रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बिजली बिल पर जो खबर सामने आ रही है, वो बता रही है कि यूपी को 24 घंटे रोशन करने का लक्ष्य कितना मुश्किल होगा। समाजवादी पार्टी के दिग्गज चेहरे आजम खान की यूनिवर्सिटी है ये। 350 एकड़ में फैले इस कैंपस का पिछले महीने का बिजली बिल महज 54,000 रुपए का आया है। सूत्रों के मुताबिक यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही बिजली विभाग का सब स्टेशन मौजूद है, जबकि ये सब स्टेशन रामपुर के पास लालपुर के लिए प्रस्तावित किया गया था। आजम खान की यूनिवर्सिटी के कैंपस के एरिया के हिसाब से महीने का 54,000 रुपए का बिजली बिल कितना कम है, ये आसानी से समझा जा सकता है। सवाल है, अगर बिजली बिल में छेड़खानी हुई है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। खबरों के मुताबिक यूनिवर्सिटी से आजम खान का नाम जुड़े होने के चलते कोई भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी UPPCL ने मामले की जांच की बात कही है। गौर करने वाली बात है कि भ्रष्टाचार के आरोप में घिरने के बाद UPPCL के MD रहे MP मिश्रा को भी इस्तीफा देना पड़ा था। विधानसभा चुनावों के दौरान बिजली एक बड़ा मुद्दा बना था। प्रधानमंत्री ने रमजान और दिवाली पर एक समान बिजली मुहैया करने का मुद्दा छेड़ा था, तो पूर्व CM अखिलेश ये बताने से भी नहीं घबराए थे कि वो बिजली देने को लेकर कितने उदार हैं। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। बताओ 24 घंटे शहर में बिजली आ रही कि नहीं आ रही? और हम तो कहते हैं कि कटिया को भी नहीं हम कुछ कह रहे हैं। अगले 2 साल में उत्तर प्रदेश में 100% बिजली मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है।
जिसको लेकर तैयारी की जा रही है। केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि यूपी में ऊर्जा क्रांति लाना है, जिसके लिए केंद्र और प्रदेश मिलकर काम कर रहे हैं। सवाल है, क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? लखनऊ से खुर्रम निजामी और अंकुश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN दिल्ली। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPPCL के MD विशाल चौहान का कहना है कि वो नई तकनीक से बिजली चोरी पर काबू पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्रयास ये है कि बहुत जल्दी हम सभी लाइनों का, सभी खंभों का GPS मैपिंग करेंगे, सभी कनेक्शन हम जो है GPS मैपिंग से टैग करेंगे और प्रयास हम ये करेंगे कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हम बिजली चोरी को पकड़ें, जिससे कि एक MIS रिपोर्ट हमारी जो बनती है, किस फीडर वाइज हमारी मॉनिटरिंग का प्रयास रहेगा और किस फीडर में अधिक बिजली चोरी हो रही है, उस पर विशेष ध्यान देकर अभियान चलाकर इसको प्रत्येक दशा में रोकना है और बिजली चोरी किसी भी दशा में नहीं होने देनी। राम जन्मभूमि पक्ष के मुख्य पैरोकार महंत धर्मदास महाराज ने CM योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बारे में कहा है कि हम लोगों के बीच अयोध्या समस्या को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन वो इसे अदालत को बताएंगे। महंत धर्मदास महाराज ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के CM बनने से दोनों संप्रदाय खुश हैं। हम लोग से आपस में मिलकर के अयोध्या के शांति के और राम मंदिर बनने के विषय में वार्ता भई और अयोध्या की समस्या के विषय में वार्ता भई कि किस तरह से अयोध्या के का नाम है व्यवस्था चले। हम लोग आपसे के मुख्यमंत्री बनने पर आपके शुभकामना करते हैं। हम हिंदू मुसलमान सब शुभकामना करते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुआ सपा में सियासी संग्राम अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। विधानसभा और विधान परिषद में नेता विपक्ष चुनाव को लेकर अखिलेश और मुलायम गुट फिर आमने सामने नजर आए। हालांकि सत्ता खोने के बाद भी संगठन पर अखिलेश का दबदबा बना हुआ है और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सपा का नेता प्रतिपक्ष अखिलेश की पसंद का ही चुना गया है। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में जारी सत्ता संघर्ष एक बार फिर सुलग उठा है। सत्ता संगठन में वर्चस्व को लेकर सपा कुनबे में महासंग्राम छिड़ा है और पार्टी की कमान को लेकर नए सिरे से कलह की आशंका तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायकों की बैठक बुलाई। इस बैठक में अखिलेश यादव को विधान परिषद में विपक्ष का नेता चुना गया। विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर राम गोविंद चौधरी को पहले ही चुना जा चुका है। लेकिन खास बात ये रही कि इस बैठक में न तो सपा संरक्षक मुलायम सिंह पहुंचे, न ही शिवपाल यादव और आजम खान। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी अभी 2-3 दिन पहले। उसमें डिसाइड हुआ था कि हमारा अपना संविधान में कुछ चेंजेस हुए हैं जो आप लोगों को मालूम ही है। उसी के अंतर्गत ये हुआ है कि सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनेंगे जो सक्रिय होंगे। विधानसभा के जो विपक्ष के नेता हैं उनका चयन किया गया, उनकी घोषणा की गई आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी की, और विधान परिषद में उनकी की गई अहमद हसन साहब की। पूरा तैयारी हम लोग जो है पूरा ये ना समझे विपक्ष, वो ये नहीं समझे सत्ता पक्ष कि विपक्ष छोटा है। हम ही लोग इतना धुआंधार मुकाबला उनका करेंगे कि हमारी बातों का उन पर जवाब ही नहीं होगा। अखिलेश की बैठक के साथ साथ मुलायम सिंह ने भी 29 मार्च को विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन फिलहाल इसे निरस्त कर दिया गया है। कुनबे में झगड़े की बात को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि मुलायम सिंह यादव आजम खान को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहते थे। अखिलेश की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि पार्टी आगामी 15 अप्रैल से सक्रिय सदस्यता अभियान चलाएगी। सबसे एक राय ली गई और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फिर आज अधिकार दिया गया कि विधान परिषद में चाहे जिसको चाहे नेता नियुक्त करे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर मुलायम कुनबे में फिर दांवपेच शुरू हो गया। मुलायम की बैठक से पहले अखिलेश ने विधानसभा और विधान परिषद का नेता चुनकर ये साफ संकेत दे दिया है कि चुनाव में उनकी अगुवाई में पार्टी की हार भले हुई हो, लेकिन संगठन में उन्हें चुनौती देने वाला अब भी कोई नहीं है। खुर्रम निजामी, APN, लखनऊ। योगी सरकार ने अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी उनके सरकारी बंगले से बेदखल करने की तैयारी कर ली है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से उनके बंगले 2 महीने के अंदर खाली कराने का फैसला सुनाया था, लेकिन अदालत के फैसले के खिलाफ अखिलेश यादव ने विधानसभा से एक बिल पारित करा लिया था। अब योगी सरकार इस फैसले को पलटने की तैयारी में है। ऐसे में प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों अखिलेश, मुलायम, मायावती और राजनाथ, नारायण दत्त तिवारी आदि अपने सरकारी बंगलों से बेदखल हो जाएंगे। पहले तख्त और ताज छिन जाता था, लेकिन नेताओं का राज कभी नहीं जाता था। अब पूर्व मुख्यमंत्री भी राजधानी में सुख सुविधा संपन्न सरकारी बंगलों से निकाल बाहर किए जाएंगे। इस मामले में योगी सरकार ने कानूनी सलाह लेनी शुरू कर दी है।
दरअसल 12 साल पहले दाखिल हुई लोक प्रहरी संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 1 अगस्त 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री आवास रूल 1997 को खारिज कर दिया था। इस नियम के तहत यूपी के पूर्व सीएम अपने पद से हटने के बाद भी जीवन भर सरकारी आवास में रह सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार निर्णय सुनाया और सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले 2 महीने के अंदर खाली कराने की बात कही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जवाब में तत्कालीन अखिलेश सरकार महीने भर के अंदर 30 अगस्त 2016 को विधानसभा में एक संशोधन विधेयक लेकर आई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर सरकारी आवास और दूसरी सुविधाएं भी बहाल हो गईं। अखिलेश ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बगल का आवास अपने नाम अलॉट कराया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए योगी सरकार संशोधन बिल को लेकर कानूनी राय ले रही है। माना जा रहा है कि प्रदेश की पहली कैबिनेट मीटिंग में सीएम योगी इस पर फैसला ले लेंगे। अगर ये फैसला होता है तो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, राम नरेश यादव, बीजेपी नेता और वर्तमान में राज्य के राज्यपाल कल्याण सिंह और पूर्व राज्यपाल एनडी तिवारी को राजधानी लखनऊ में अपने बंगले खाली करने पड़ सकते हैं। अमित यादव, एपीएन। देश के सबसे बड़े कर सुधार की दिशा में एक कदम और बढ़ गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को जीएसटी विधेयक को संसद के सामने सदन में रखा। लोकसभा में इस विधेयक पर आज चर्चा की जाएगी। चर्चा के लिए 7 घंटे का समय तय किया गया है। इस विधेयक पर लोकसभा में चर्चा की जाएगी और सरकार की कोशिश है कि इसे गुरुवार तक पारित करा लिया जाए। इसके बाद इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। विधेयक के बजट सत्र में पारित होने से इसे तय समय के अनुसार जुलाई में लागू कर दिया जाएगा। जीएसटी विधेयक जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा। हालांकि उद्योग जगत ने इस कदम का स्वागत करते हुए 1 जुलाई को लागू करने के लिए इसकी तिथि को आगे बढ़ाने की अपील की, ताकि वो इसे लेकर तैयार हो सकें। कांग्रेस को जीएसटी विधेयक वर्तमान स्वरूप में स्वीकार्य नहीं है, किंतु पार्टी इस मामले में सतर्कतापूर्ण ढंग से आगे बढ़ेगी, ताकि इसे इस महत्वपूर्ण कर सुधार उपाय के विरोध के रूप में नहीं देखा जाए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों की एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक में तय किया गया कि जीएसटी विधेयकों के बारे में जनता की चिंताओं को उठाया जाए और जरूरी संशोधन के लिए कहा जाए। सूत्रों के अनुसार राहुल ने सांसदों से कहा कि वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं और उन्हें जीएसटी विधेयकों के खिलाफ नहीं दिखना चाहिए। आलाकमान चाहती है कि पार्टी सांसद संकट में घिरे किसानों का मुद्दा संसद में उठाएं और कृषि ऋण की मांग करें। लोकसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सुझाव दिया कि कांग्रेस को इस महत्वपूर्ण कर सुधार कानून का विरोध करते हुए नहीं दिखाई देना चाहिए, क्योंकि एनडीए सरकार के शासनकाल में ही कर ढांचे के सरलीकरण के लिए जीएसटी विधेयक की पहल की गई थी। कांग्रेस के नेता इस मामले में संभल कर बयान दे रहे हैं। आने दो, बिल तो आने दो, बिल आने के बाद हम देख लेंगे, क्योंकि ये तो जनरल क्वेश्चन है और जीएसटी के बारे में तो सभी राज्यों ने अपनी सहमति दी है, लेकिन इसमें बिल में क्या नए नए चीज वो लाएंगे, क्या किन किन चीजों को वो फिर अपना एजेंडा एडिशनल कर देंगे, वो देखना चाहिए। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है, फाइनेंस बिल बताया गया एक, फिर बाद में बहुत से उसमें अंदर अमेंडमेंट लाए गए एक। ये बैठक करीब आधे घंटे तक चली और इसमें लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हिस्सा लिया। वित्त मंत्री जेटली ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से जुड़े 4 बिलों को सोमवार को संसद में पेश किया था। इन पर 29 मार्च को चर्चा होगी। कहा जा रहा है कि अगर संसद ने समय पर इन बिलों को मंजूरी नहीं दी तो जुलाई में जीएसटी लागू करना मुश्किल होगा। जानकारों के मुताबिक जीएसटी से देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 2% तक बढ़ सकती है। सरकार इस इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को 1 जुलाई से लागू करने का टारगेट लेकर चल रही है। इसके न केवल नई नौकरियां पैदा होंगी बल्कि उत्पादकता भी बढ़ेगी। अरुण जेटली की अगुवाई वाली जीएसटी काउंसिल पिछली 2 बैठकों में स्टेट जीएसटी के साथ 4 विधेयकों के मसौदे को मंजूरी दे चुकी है। एसजीएसटी को सभी राज्यों विधानसभा में पारित किया जाना है, जबकि 4 कानूनों के बिल के लिए संसद में मंजूरी ली जानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी सहयोगी पार्टियों के नेताओं को रात्रि भोज पर बुलाया। इसमें शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को भी बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के बारे में विचार विमर्श के लिए प्रधानमंत्री ने उनको बुलाया है। गौरतलब है कि शिवसेना केंद्र और महाराष्ट्र की सरकार में बीजेपी के साथ शामिल है, लेकिन उसकी ओर से बीजेपी पर लगातार हमले हो रहे हैं।
ये भी ध्यान रखने की बात है कि पिछले 2 राष्ट्रपति चुनावों में शिवसेना ने बीजेपी के उम्मीदवार के बजाय कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन किया था। बहरहाल बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के सामने कोई अड़चन नहीं आए, इसे लेकर पीएम मोदी ने अब खुद मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल के आखिरी तक अमेरिका दौरे पर जाएंगे। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनकी मेजबानी का इंतजार है। व्हाइट हाउस ने अपने ऐलान में पीएम मोदी के दौरे की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। ट्रंप प्रशासन की ये घोषणा इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में गर्मजोशी अब भी कायम है। हालांकि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद वीजा मसले पर भारत की अपनी चिंताएं हैं। जनवरी में ट्रंप की सत्ता संभालने के बाद मोदी और ट्रंप 2 बार फोन पर बातचीत कर चुके हैं। आखिरी बातचीत सोमवार रात को हुई थी। इसमें ट्रंप ने मोदी को यूपी चुनाव में जीत की बधाई दी थी। पहली बार जनवरी में मोदी ने ट्रंप को राष्ट्रपति बनने पर बधाई देने के लिए फोन किया था। इस बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति ने मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया था। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ को फिर से विमान में यात्रा करने से रोक दिया गया है। एयर इंडिया ने उनका टिकट रद्द कर दिया है। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने मुंबई से दिल्ली आने के लिए अपनी सीट बुक कराई थी। बिहार में इन दिनों पक रही खिचड़ी पर सभी की नजर टिकी हुई है। नीतीश और बीजेपी की नजदीकी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। साथ ही दोनों को कुछ ऐसे मौके भी मिल रहे हैं जो इन कयासों को बल देते नजर आते हैं। इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी में जमकर अच्छाइयां नजर आ रही हैं। सालों तक बीजेपी के साथ रहने वाले नीतीश कुमार अब एक बार फिर बीजेपी के करीब जाते दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से आयोजित विधायकों के भोज में बीजेपी नेता सुशील कुमार की मौजूदगी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस भोज में राज्यपाल समेत पक्ष विपक्ष के विधायक और विधान पार्षद बड़ी संख्या में शामिल हुए। मुख्यमंत्री के भोज में शामिल सुशील मोदी ने कहा कि ये किसी पार्टी का आयोजन नहीं था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भोज में विधायकों और विधान पार्षदों को आमंत्रित किया था। इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। भले ही सुशील मोदी इस भोज में शामिल हुए हों, लेकिन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार ने इसका बहिष्कार किया। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक नीतीश कुमार मोदी के विकल्प के तौर पर खुद को खड़ा करने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं और इसके लिए गुपचुप तैयारियों में भी जुटे हैं। माना जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम फेस नहीं घोषित होने की स्थिति में नीतीश कुमार अपने पुराने घर एनडीए में लौट सकते हैं। इन सब के बीच उनकी कोशिश गुजरात मॉडल की तर्ज पर बिहार मॉडल बनाने की है। कहने की जरूरत नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि को निखारने में गुजरात मॉडल का कितना अहम रोल था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का दंगल तेज हो गया है। आज इसी कड़ी में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। बीते दिन मंगलवार को कांग्रेस दफ्तर में दिन भर गहमागहमी रही। नेताओं के बीच उम्मीदवारों के नाम को लेकर कई राउंड की चर्चा हुई। उत्तरी, पूर्वी और दक्षिण निगम के 272 वार्डों के लिए 23 अप्रैल को मतदान और 26 अप्रैल को मतगणना होगी। इसके लिए प्रत्याशियों को 3 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया पूरी करनी है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने निगम चुनाव के लिए अपने अधिकांश उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। उसके उम्मीदवार और नेता अपने क्षेत्रों में प्रचार में भी जुट गए हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने 53 स्टार प्रचारकों की भारी भरकम सूची जारी कर दी है। बीजेपी की सूची में 13 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा 9 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी नाम शामिल हैं। एमसीडी चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के नवनिर्वाचित सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी प्रचार करते नजर आएंगे। भोजपुरी बोलने वाले लोगों के वोटों को अपनी झोली में करने की जगत में जुटी बीजेपी ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के अलावा भोजपुरी कलाकार रवि किशन भी चुनाव प्रचार करते दिखेंगे। मैं आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी के पार्षद चंद्र प्रकाश ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। देखिए, मैं एक ही मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी में आया हूं कि मेरे जो प्रवासी लोग हैं, मेरे जो कैंपों के लोग हैं, जिन्होंने मेरे साथ दिया है, उनको मकान मिल जाए। अगर उनको मकान मिल जाता है, मुझे चुनाव पार्टी ना लड़ाए, मुझे कोई दिक्कत।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सूबे की नदियों में अवैध खनन पर रोक लगा दी। इसके साथ ही मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सूबे की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार से अवैध खनन पर 4 महीने में रिपोर्ट मांगी है। उत्तराखंड में अवैध खनन का खेल पुराना है। सूबे की नदियों में लंबे समय से बड़े पैमाने पर अवैध खनन होता रहा है। सूबे में आई आपदा की एक कड़ी को विशेषज्ञों ने उत्तराखंड की नदियों में हुए अवैध खनन और नदी किनारे पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई को बताया है। बीजेपी भी पूर्व की रावत सरकार पर अवैध खनन का आरोप लगाकर उन्हें घेरती रही थी। ऐसे में बीजेपी की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार अवैध खनन माफियाओं पर हाईकोर्ट को क्या जवाब देती है और कैसे उन पर लगाम लगा पाती है, ये देखना होगा। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे बात करते हैं हमारे सहयोगी योगेश सेमवाल से। योगेश, हाईकोर्ट के इस फैसले को आप किस तरह से प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? जी बिल्कुल, नैनीताल हाईकोर्ट का ये फैसला एक महत्वपूर्ण फैसला माना जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में खनन को लेकर हमेशा से, चाहे वो सामाजिक संगठन हो या फिर यहाँ का आम आदमी, रुक रुक कर आवाज़ उठाता रहता है। और जिस तरह से अब हाईकोर्ट ने कहा है कि 4 महीने के लिए खनन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और एक रिपोर्ट भी मांगी है राज्य सरकार से, तो राज्य सरकार आखिर 4 महीने बाद क्या रिपोर्ट आगे पेश करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है हाईकोर्ट का ये फैसला महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि प्रदेश में लगातार जो यहाँ की महत्वपूर्ण और बड़ी नदियाँ हैं उन पर खनन होता है और इसकी वजह से जो है कई सारी जो परेशानियां जो है वो आम आदमी को सामने आ जाती हैं। वहीं सरकार, अगर हम बात करें सरकार की, तो एक मोटा बजट का एक हिस्सा, मोटा हिस्सा जो है वो खनन से मिलता है। तो किस तरह से सरकार क्या बताएगी कि हाईकोर्ट को कि किस तरह से हम इस पर रोक लगाते हैं। वैसे अवैध खनन की बात करें तो प्रदेश की ये एक तरह से एक मजबूरी बन चुकी है अवैध खनन, क्योंकि यहाँ पे जो सफ़ेद कॉलर जो वाले आदमी होते हैं, जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं, वो लगातार जो है अपनी रसूख का फायदा उठाते हैं और खनन को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ये चीज़ कही जा सकती है कि खनन को यहाँ आगे बढ़ाया जाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए योगेश। वहीं झारखंड में लिट्टीपाड़ा विधानसभा उपचुनाव बीजेपी और जीएमएम दोनों ही के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। दोनों ही पार्टियों ने इस सीट को अपनी झोली में करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। झारखंड सरकार के कई मंत्री लगातार कैंप किए हुए हैं। वहीं आज से मुख्यमंत्री रघुवर दास खुद 2 दिनों तक लिट्टीपाड़ा में रहेंगे और लगभग दर्जन भर सभाओं को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर जेएमएम भी अपनी पूरी ताकत लिट्टीपाड़ा में लगाए हुए हैं। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार वहां कैंप किए हुए हैं और 31 मार्च से झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन भी कैंप करेंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी ज्ञान रंजन के पास। ज्ञान रंजन, लिट्टीपाड़ा सीट के बारे में बात की जाए, काफी अहम सीट मानी जा रही है, तो क्या कुछ तैयारियां वहां कर रही हैं, कैसी सरगर्मी देखने को मिल रही है? जी, झारखंड के खबरों की बात करें तो लिट्टीपाड़ा विधानसभा चुनाव जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया और इसको लेकर दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत लिट्टीपाड़ा में झोंक दी है। इसी कड़ी में आज से मुख्यमंत्री रघुवर दास का वहां पर चुनावी जनसभा है। मुख्यमंत्री आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और लगातार 2 दिनों तक आज और कल मुख्यमंत्री की जनसभा वहां पर होगी और लगभग दर्जन भर चुनावी सभाओं को संबोधित करने का प्रोग्राम है मुख्यमंत्री का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कोई कोर कसर वहां छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा पिछले 4 दशक से उस सीट पर काबिज है और वो नहीं चाहती है कि वो सीट उसके हाथ से जाए। और इसको लेकर लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो वहां कैंप किए हुए हैं और जनता के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं। इस बीच जो जानकारी मिल रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन को भी चुनावी दंगल में उतारना चाहता है, वहां चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक के रूप में ले जाना चाहता है और 31 तारीख को शिबू सोरेन को लिट्टीपाड़ा ले जाया जाएगा। शिबू सोरेन दुमका में ही कैंप करेंगे, वहां से लगातार वो लिट्टीपाड़ा जाएंगे और चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। यहाँ यह बता देना उचित है कि शिबू सोरेन की आज भी उस एरिया में धाक है और शिबू सोरेन के नाम पर ही लोग वहां पर जानते हैं, कोई अन्य पार्टी का नाम तक नहीं जानते। लिट्टीपाड़ा खासकर काफी पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन इस बीच भाजपा जो रणनीति बनाई है, भाजपा भी अपनी ओर से इस बार पूरी रणनीति बनाकर काम कर रही है। अपने लगभग आधे दर्जन मंत्रियों को रघुवर दास ने वहां कैंप करने का निर्देश दिया है और लगातार मंत्री बिल्कुल आप बने रहेंगे, हम लगातार आपसे बात करते रहेंगे इसी पूरे मसले पर। वहीं झारखंड में आज वकील कार्य बहिष्कार करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट के 8000 से ज्यादा अधिवक्ता आज न्यायिक कार्य से दूर रहेंगे। बता दें कि आपको ये सभी वकील प्रस्तावित अधिवक्ता एक्ट के विरोध में आज काम नहीं करेंगे।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं हमारे सहयोगी ज्ञान रंजन के पास। ज्ञान रंजन, वकील प्रस्तावित अधिवक्ता एक्ट, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, क्या है इसमें? प्रस्तावित एडवोकेट एक्ट के खिलाफ आज झारखंड हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट के सभी वकील कार्य का बहिष्कार करेंगे। इसके पीछे उद्देश्य है, जो सिविल एक्ट एडवोकेट एक्ट आने वाला है उसको उसके खिलाफ में पहले भी मीटिंग की गई थी एडवोकेट्स के द्वारा, एसोसिएशन के बार एसोसिएशन के द्वारा, और उसमें ये फैसला हुआ था कि 29 मार्च यानी आज वे लोग कार्य का बहिष्कार करेंगे। तो आज हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट दोनों ही जगहों पर वकीलों के कार्य का बहिष्कार रहेगा। और साथ ही साथ 31 तारीख को 31 मार्च को सिविल कोर्ट के वकील फिर इसी एक्ट के प्रस्तावित एक्ट के खिलाफ में वो कार्य का बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल, अब बने रहिए ज्ञान, हम लगातार आपसे इस पूरे मसले पर और खबरों पर नजर बनाए रखेंगे। वहीं बात करें मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्देशों की, तो मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्देश पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी आज कार्यकर्ता दरबार लगाएंगे। मंत्री पार्टी के कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनेंगे और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। ज्ञान रंजन इसी खबर पर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ज्ञान रंजन, प्रदेश कार्यालय में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं रामचंद्र चंद्रवंशी कार्यकर्ता दरबार लगाएंगे, क्या उद्देश्य रखा गया है इस कार्यकर्ता दरबार का? आज मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्देश पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी का कार्यकर्ता दरबार है और इसमें कार्यकर्ता अपनी बातों को लेकर आएंगे, मंत्री के समक्ष रखेंगे, मंत्री उसके बाद समुचित कार्रवाई का निर्देश देंगे। हालांकि अब तक देखा गया है कि पिछले डेढ़ महीने से कार्यकर्ता दरबार चल रहा है, लेकिन अब तक एक भी मामले ऐसे नहीं हुए हैं जिस पर कि समुचित कार्रवाई हुई हो कार्यकर्ता दरबार में जो लोग आए हैं। और ये भी देखा जा रहा है, कहने को तो ये कार्यकर्ता दरबार है लेकिन ये जनता दरबार के तर्ज पर काम कर रहा है। हालांकि इसमें अंतर्निहित जनता को लगता है कि इससे फायदा होता है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। जो भी लोग आ रहे हैं कार्यकर्ता दरबार में, अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। ज्ञान, मुंबई के कुरार पुलिस स्टेशन के अंदर इंस्पेक्टर के वकील को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया। मामले पर पीड़ित वकील दिलीप गुप्ता का कहना है कि वो धारा 302 के तहत एक मामला देख रहे हैं, जिसके चलते कुरार पुलिस स्टेशन उनके घर पहुंचे और उन्हें थाने उठा लाई। पूछताछ के दौरान थाने के उप निरीक्षक ने मामले के आरोपी का पता पूछा और मना करने पर वकील दिलीप को थप्पड़ जड़ दिया। साथ ही मामले में झूठा फंसाने का डर भी दिखाया। फिलहाल पूरे मामले पर वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा है और थाने के बाहर कई वकील जमा हो गए हैं। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारी सहयोगी ज्योति से। ज्योति, क्या कुछ है ये मामला और किस तरह की परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं? ये दरअसल पूरा मामला यह है कि मुंबई के कुरार पुलिस स्टेशन में दिलीप गुप्ता नाम के वकील को एक पुलिस अधिकारी द्वारा थप्पड़ जड़ दिया गया। यही नहीं, उस पुलिस अधिकारी ने दिलीप को यह धमकी भी दी कि उसका नाम आरोपी के साथ जोड़ देंगे। दरअसल दिलीप एक 302 के केस के वकील हैं और उन पर पुलिस दबाव बना रही थी। दिलीप के न कहने पर उन्हें उनके घर से उठाकर पुलिस स्टेशन लाया गया और उन्हें थप्पड़ मारा गया। इस पूरे मामले के बाद पूरा वकील समुदाय पुलिस स्टेशन में खड़ा हो गया था, लेकिन सीनियर के आश्वासन के बाद मामला शांत हो गया था। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई न होने के कारण जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ आज पूरा वकील समुदाय हड़ताल पर रहेगा। सभी चलिए, शुक्रिया हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। वहीं बात करते नवरात्र की, आज से कल से चैत्र नवरात्र शुरू हो गया। इस बेहद खास अवसर पर जहां शहर के मंदिर सजे हुए हैं, वहीं बाजारों में रौनक है। मां शैलपुत्री की पूजा सबसे पहले दिन की गई। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ पूजा अर्चना करने पहुंच रही है। माता के मंदिरों के आसपास सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। नवरात्र की तैयारी मंदिर में कई दिन पूर्व से की गई है। वहीं लखनऊ के कालापाड़ी मंदिर से अनामिका हमारी सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई हैं। अनामिका,
नवरात्र की बात यहाँ पर की जा रही है। कुछ लोगों का मानना ये भी था कि कल से नवरात्रि शुरू हुई है और मां शैलपुत्री की पूजा हुई है। कई लोगों का ये भी मानना है कि आज से नवदुर्गों की नवरात्र की शुरुआत हुई और आज मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। तो क्या कुछ तैयारियां वहां देखी जा रही हैं? लोगों में कितना हर्षोल्लास देखा जा रहा है? नवरात्र को लेकर के हर बार ऐसा होता है कि 2 दिन रखे जाते हैं और कुछ जगहों पे एक दिन पहले नवरात्र की शुरुआत हो जाती है, कुछ जगहों पे एक दिन बाद होती है। लेकिन अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में आज नवरात्र का पहला दिन है और नवरात्र इस बार 8 दिनों का होगा यहाँ पे, क्योंकि एकादशी वाले दिन आज ही के दिन दोपहर 12 बजे के बाद से द्वादशी लग जाएगी, यानी कि जो 9 दिन होंगे वो 8 नवरात्र के वो 8 दिन में सिमट जाएंगे। इसके अलावा जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ वहाँ की मान्यता बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक है, क्योंकि ये जो मंदिर है ये लखनऊ के पुराने इलाके में है, चौक इलाके में है, जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। तो आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके में माता रानी का मंदिर होना जंगला जमनी तहजीब को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। लेकिन इससे ज़्यादा उलट मैं दिखाना चाहूँगी आपको तस्वीरें कि यहाँ पर किस तरह की भीड़ लगी हुई है। ये बात और है कि अभी समय कुछ आगे बढ़ चुका है, लेकिन सुबह 4 बजे से यहाँ पे लोग आने शुरू हो गए और यहाँ पे मंदिरों में दर्शन करना, लाइन लगा करके लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ये जो लाइन आपको बिल्कुल मंदिर के बाहर दिखाई दे रही है, ये लाइन आपको बाहर से चौराहे पर से ही दिखाई देगी, जहाँ से लोग आना शुरू हो रहे हैं। महिलाओं की अलग लाइन है, पुरुषों की अलग लाइन है, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो यहाँ पर दर्शन करने में। कुछ भक्तजन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जो अपनी बारी का इंतजार करें, इनसे बात करेंगे हम। क्या कहेंगे आज के दिन को? नवरात्र का आज से शुरुआत हो रहा है, क्या कहेंगे? बहुत शुभ दिन है आज का और यहाँ हम हमेशा दर्शन करने आते हैं, यहीं पास में रहते हैं और रोज दर्शन करने आते हैं। यहाँ की मान्यता है कि जो यहाँ पे आता है खाली हाथ वापस नहीं लौटता। नहीं, कभी खाली हाथ जो मन्नत मांगते उसकी पूरी होती है और सभी श्रद्धा जाते हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, बड़ी काली मंदिर, और यहाँ हम लोग आस पास के रहने वाले नित्य दिन। कब से आ रहे हैं? हम तो बचपने से आ रहे हैं, क्योंकि हम पड़ोस का ही रहने वाले हैं, यहीं बगल के मंदिर के। कुछ खास मांगना है इस बार? जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है इसमें आने से। आप क्या मनोकामना लेके जा रहे हैं? अरे तो ये तो दिल में रहती है, अभी मांगते हैं। मतलब उन्हें सब पता है। क्या तैयारी है? आज से नवरात्र की शुरुआत हो रही है, पूजा करने आए हैं आप, क्या कहेंगे? माँ काली की वैसे भी पूजा हम लोग डेली करते हैं ज़्यादातर, और माँ काली जो है मनोकामनाएं पूरी है जी। चलिए, कुछ नौजवान भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे हम। पूजा करने जा रहे हैं आप, कितनी श्रद्धा है? बहुत श्रद्धा, हम तो बचपन से यहीं आ रहे हैं, बस माँ का आशीर्वाद बना रहे हैं बस। रोज पूजा करते हैं या कुछ स्पेशल है आज? नहीं, बस रोज ऐसे ही। क्या मांगना है? कुछ पढ़ाई के लिए एग्जाम वगैरह दिया है? एग्जाम दे रहे तो इसी के लिए रोज आना है। तो लोग अलग अलग हैं, उनकी मनोकामनाएं भी अलग अलग हैं, लेकिन खास ये है कि आज माता रानी का दिन है, लिहाजा कहते हैं कि यहाँ पे जो आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। और इसीलिए आप देख रहे होंगे हिमांशु की यहाँ पे लोग लगातार आते जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, माता के बारे में कहा जाता है कि जो भी सच्ची श्रद्धा से मंदिर में जाता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी जरूर हो जाती हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनामिका, इस जानकारी। तो वेकअप जिंदगी में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।